नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत, ये चलता कैसे है? आज हम इसी की सरकारी मशीनरी को समझने वाले हैं। तो चलिए इसकी जटिल लेकिन मजेदार संरचना को परत दर परत खोलते हैं। तो सवाल यही उठता है कि 1.4 अरब लोगों का ये इतना बड़ा और विविधताओं से भरा देश आखिर चलता कैसे है? इसका जवाब ढूंढने के लिए हम बिल्कुल ऊपर से यानी राष्ट्रीय स्तर से शुरू करेंगे और फिर जाएंगे एकदम जमीनी हकीकत तक। तो सबसे पहले बात करते हैं उस इंजन रूम की जहां देश के लिए कानून बनते हैं। और इसमें भी हम खास तौर पर देखेंगे कि पैसे से जुड़े कानून कैसे तैयार होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं धन विधेयक, या जिसे हम मनी बिल भी कहते हैं। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 110 में साफ बताया गया है कि ये कोई मामूली बिल नहीं है। इसका लेना देना सिर्फ और सिर्फ पैसे से जुड़े मामलों से होता है, जैसे कोई नया टैक्स लगाना हो, सरकार को बाजार से उधार लेना हो, या फिर भारत के सरकारी खजाने यानी संचित निधि से पैसा निकालने की बात हो। अब देखिए, इस मनी बिल का जो सफर है ना, वो बहुत ही खास होता है। सबसे पहली शर्त, इसे संसद में लाने से पहले ही राष्ट्रपति की हाँ चाहिए। फिर ये सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही पेश हो सकता है, यानी वो सदन जहां सीधे जनता के चुने हुए प्रतिनिधि बैठते हैं। और राज्यसभा, खैर राज्यसभा इस पर सिर्फ 14 दिन तक चर्चा तो कर सकती है, लेकिन इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती, इसे रोक भी नहीं सकती। और आखिर में बिल वापस राष्ट्रपति के पास जाता है उनकी फाइनल मोहर के लिए। तो अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब एक बिल को मनी बिल का टैग मिलते ही इतनी ताकत मिल जाती है, तो ये फैसला आखिर लेता कौन है? कौन तय करता है कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं? और जवाब है लोकसभा के स्पीकर। जी हां, उनका फैसला ही आखिरी होता है, और इतना आखिरी कि उसे किसी भी कोर्ट में कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ये एक बहुत बहुत बड़ी ताकत है जो सीधे जनता के चुने हुए सदन के अध्यक्ष को दी गई है। तो चलिए अब दिल्ली से निकलते हैं और देश के अलग अलग राज्यों की तरफ देखते हैं, समझते हैं कि हमारा संघीय ढांचा, यानी ये जो केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता का बंटवारा है, वो असल में काम कैसे करता है। स्क्रीन पर एक नंबर है 6, बस एक गिनती। लेकिन भारत की राजनीति में इस नंबर का एक खास मतलब है। क्या है वो? चलिए जानते हैं। तो ये हैं वो 6 राज्य: बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। इन राज्यों में क्या खास है? खास ये है कि इनके पास द्विसदनीय विधानमंडल है। आसान भाषा में कहें तो जैसे केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा हैं, वैसे ही इन राज्यों में भी 2 सदन हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। अब हर राज्य में एक संवैधानिक मुखिया होते हैं, जिन्हें हम राज्यपाल या गवर्नर कहते हैं। इनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं, और ये जवाबदेह भी राष्ट्रपति को ही होते हैं। तो एक तरह से गवर्नर केंद्र और राज्य सरकार के बीच एक बहुत जरूरी पुल का काम करते हैं। चलिए अब अपना फोकस और शार्प करते हैं। केंद्र और राज्य के बाद अब हम जूम इन करते हैं शासन के उस स्तर पर जो सबसे जमीनी है, लेकिन शायद सबसे जरूरी भी, वो जगह जहां लोकतंत्र असल में आम लोगों से मिलता है। ये है भारत की मशहूर पंचायती राज व्यवस्था का 3 स्तरीय ढांचा। सबसे नीचे गांव के लेवल पर होती है ग्राम पंचायत, उसके ऊपर ब्लॉक लेवल पर होती है पंचायत समिति, और फिर सबसे ऊपर पूरे जिले के लिए होती है जिला परिषद। इस पूरे सिस्टम का मकसद सिर्फ एक है कि शासन और विकास का काम सीधे गांव-गांव तक पहुंचे। वैसे ये सिस्टम रातों रात नहीं बना, इसके पीछे दशकों की मेहनत है। इसकी कहानी शुरू होती है 1957 में, जब बलवंत राय मेहता कमेटी ने इस 3 टियर सिस्टम का आइडिया दिया। फिर आया एक ऐतिहासिक साल 1992, जब 73वें संविधान संशोधन के जरिए इसे संवैधानिक दर्जा मिला, और आखिरकार 24 अप्रैल 1993 को ये पूरे देश में लागू कर दिया गया। और हाँ, यही वजह है कि 24 अप्रैल को हम हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के तौर पे मनाते हैं। तो अब तक हमने देखा कि सरकार के 3 लेवल हैं, केंद्र, राज्य और लोकल। लेकिन इतने सारे खिलाड़ी मैदान में हो तो कोई तो चाहिए ना जो ये देखे कि सब नियमों के हिसाब से खेल रहे हैं। तो चलिए अब मिलते हैं इस पूरे सिस्टम के निष्पक्ष रेफरीज से। और इन रेफरीज में सबसे पहले आते हैं भारत के चुनाव आयोग या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये एक पूरी तरह से स्वतंत्र संस्था है जिसका सिर्फ एक ही काम है, देश में आज़ाद और निष्पक्ष चुनाव करवाना। इस पावरफुल कमीशन में एक होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनकी मदद के लिए होते हैं 2 और इलेक्शन कमिश्नर। और फिर आते हैं हमारे संविधान के सबसे बड़े संरक्षक, सुप्रीम कोर्ट।
संविधान का अनुच्छेद 137 सुप्रीम कोर्ट को एक बहुत ही असाधारण, एक बहुत ही अनोखी शक्ति देता है। वो शक्ति है अपने ही दिए हुए फैसलों पर दोबारा विचार करने की। इसे न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि इस शक्ति का मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट समय के साथ अपनी ही गलतियों को सुधार सकता है। वो बदलते हुए समाज की ज़रूरतों के हिसाब से कानूनों की नई व्याख्या कर सकता है। और यही शक्ति ये सुनिश्चित करती है कि हमारा संविधान सिर्फ एक किताब में बंद कुछ पन्नों का ढेर न रह जाए, बल्कि एक जिंदा, सांस लेता हुआ दस्तावेज बना रहे। तो हमने देखा कि भारत में शक्ति को कितनी सावधानी से केंद्र, राज्यों और फिर स्थानीय निकायों में बांटा गया है। पर यह हमें एक आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है कि जब पावर इतनी बटी हुई है तो आखिर वो कौन सी गोंद है, वो कौन सी शक्ति है जो इस पूरे विशाल और जटिल मशीन को एक साथ जोड़कर रखती है।